तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1824 में रक्त घाट नाम के महल से, जहां रात में कोई आमीजे तमाल सॉन्ग के तीसरे वर्जन पे डांस कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक राजा और उसके लोग आके उसे घसीट के ले जाते हैं और आग में जला देते हैं। अबे इतना क्या गुस्सा कि नाचने के लिए किसी को जिंदा जला दिया। ये राजा तो साला किंग जोंग के खानदान से निकला बे। Oh no. वैसे उसे जलाने वाला जल्लाद अपना भयानक मुखौटा वही फेंक देता है। बेटी मेरी सलाह मान, तू मुखौटा पहन के रहा कर, बेटर रहेगा, वरना तेरी शक्ल देख के तो भूत भी डर जाए। खैर भूत से मुझे याद आया, वो जिन्हें इन्होंने सिर्फ नाचने के लिए जिंदा जला दिया था, वो मर के वापस जिंदा हो जाती है। क्या बात कर रहा है? मतलब कि मर के भूत बन जाती है और इस दज्जाल जल्लाद को जिंदा जला देती है, वो भी वही हंसमुख मुखौटा पहन के। वैसे जैसे ही वो मर के उठती है, पता नहीं कहां से वहां काले कौवे आ जाते हैं। वैसे कल्ले कावे ही होते हैं, कौवे काले ही होते हैं। लेकिन ये भूतों के साथ कौवों का क्या रिश्ता है, मुझे कोई समझाओ। जहाँ भी कोई भूत होता है मुंह उठा के चले आते हैं, कोई काम धंधा नहीं है क्या। खैर तो अब कहानी 200 साल आगे बढ़ जाती है। लेकिन 200 साल आगे बढ़ने से पहले, हे गाइस, आई एम डेविल और आप देख रहे हो मूवी माइक ड्रॉप का दूसरा एपिसोड, जहां पर हम भूल भुलैया 3 पर बात कर रहे हैं। पिछले दोनों पार्ट हमने कवर नहीं किए हैं क्योंकि पार्ट 3 की कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। सो बैक टू द स्टोरी। 200 साल बाद हमें कोलकाता में रूहान नाम के ढोंगी बाबा को दिखाया जाता है, जो भूतों के नाम पे लोगों को रूह बाबा बन के लूटता है। लिटरली ये बंदा धार मार के भूतों को भगाता है। नहीं, वो वाली धार नहीं, गंगा जल वाली पिचकारी। और लोग मान भी जाते हैं। पता नहीं धर्म के नाम पे इंडिया को कब तक लूटाया जाएगा। लेकिन एक मिनट, मैं क्यों सीरियस हो रहा हूँ? तो देखते ही देखते रूह बाबा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि उसके पास एक रॉयल क्लाइंट आता है, रक्त घाट के महाराज की बेटी मीरा और उसका मामा, जो आते ही रूहान को मामू बना देते हैं। यानी कि रूहान को मीरा भूत बन के डराती है और उसका वीडियो शूट करके उसे रक्त घाट चलने के लिए ब्लैकमेल करती है और साथ ही में उसे 1 करोड़ भी ऑफर करती है। एक मिनट, अगर तुम्हें उसे 1 करोड़ देने ही थे तो वीडियो क्यों बनवाया? और इतनी मेहनत करके वीडियो बनवाया ही था तो पैसे क्यों दे रही हो? और साले तू कैसा बाबा है बे, जो कि भूतों से डरता है? मतलब मेरे को एक बार समझने दो कि तू लोगों को झूठे भूतों से लूटता है और तुझे खुद ही यकीन नहीं है कि असली भूत नहीं होते हैं। भूत प्रेत चुड़ैल तो छोड़िए, कोई चुईया भी आ जाती है तो कभी कभी फट जाती है राजा जी। तो ट्रेन निकल पड़ती है रक्त घाट के लिए और वहाँ जाकर सब लोग रूहान को ऐसे देखते हैं जैसे कि करण अर्जुन में लोग शाहरुख सलमान को देख रहे थे। सच बताओ, तुमने ये वैसे तो नहीं उठाया? पता चल जाएगा। लेकिन रक्त घाट की हालत बहुत बुरी होती है, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी बुरी। यहाँ की प्रजा जितनी अमीर, राजा उतना ही गरीब। राजा राजमहल की जगह तबेले में रहता है, गाय दूध देने की जगह पीती है और अंगरक्षक की रक्षा इन्हें ही करनी पड़ती है। कॉमेडी के नाम पे बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा वो सब तो ठीक है, ये राजकुमारी मीरा के पास इतनी गरीबी में अच्छा वाला फोन कहाँ से आया? शायद बेचारी ने किस्तों पे लिया होगा। लेकिन फिर भी इनकी शाही गाय को दूध पिलाने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से आए? नहीं मतलब जो लोग टूथपेस्ट की जान जाने के बाद भी उसकी रासबेरी निकाल रहे हैं, वो रोज 1 बाल्टी दूध कहाँ से लाते हैं? बात तो एकदम ठीक कह रहे हैं, क्यों मामा जी? 200% ठीक। खैर अगले सीन में एंट्री होती है राज पुरोहित की, जो दिखने में तो समझदार लगता है पर निहायत ही बेवकूफ है। कैसे, ये तुम्हें आगे पता चलेगा। तो राज पुरोहित महल ले जाके रूहान को बताता है कि पिछले जन्म में वो राजकुमार देवेंद्र नाथ था, जिसको राजगद्दी के लिए उसकी ही बहन ने मारा था। सजा के तौर पर राजा ने अपनी बेटी मंजुलिका को जिंदा जला दिया और फिर मंजुलिका ने वापस आकर अपने बाप को जला दिया। फिर राजपुरोहित के पूर्वजों ने एक पवित्र जल से एक कमरे में बंद कर दिया, ऑब्वियसली मंजुलिका को ही, और एक कोरे कागज पे भविष्यवाणी कर दी कि राजघराने से ही कोई आकर मंजुलिका का अंत करेगा। ओह, तो शुरुआत में जो नाच रही थी वो मंजुलिका थी। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि ये भूत होने के बाद भी ऐसे चल के क्यों जा रही है? भूत है भाई, डायरेक्ट गायब होके वहाँ पहुँच जा, फालतू में इन सैनिकों को भी मार रही है। अब इधर पुरोहित की बातों से रूहान चढ़ जाता है चने की झाड़ पे, लेकिन तभी मीरा आके उसे धड़ाम से नीचे गिराती है और बताती है कि ये बस बकवास है और वो उसके नाम पे इस महल को 1000 करोड़ में बेचना चाहती है। क्या है कि भूत के नाम पे
इस महल को कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। मतलब सीरियसली इनको पूरी दुनिया में एक ऐसा खरीदार नहीं मिला जो भूत में ना मानता हो। खैर चालाक लोमड़ी यानी अपनी मीरा युवराज के नाम पे सबको वापिस महल रहने के लिए मना लेती है और रक्त घाट की सारी जनता के सामने रूहान को एज अ युवराज इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर एंट्री होती है इन तीनों की। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों रक्त घाट के है ही नहीं और फिर भी राजा, उसकी बेटी या फिर उसका मामा कोई भी उनसे एक बार भी ये नहीं पूछता कि राजकुमार को झूठा कहने वाले तुम लोग होते कौन हो बे। बात तो एकदम ठीक कह रहे हैं क्यों मामा जी? 200% ठीक। तो दुर्गा पूजा में मंजुलिका के पुतले को जलाते ही उधर दरवाजा तोड़ के वो बाहर आ जाती है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो विद्या बालन का कैरेक्टर है जो कि मंजुलिका है, जबकि ऐसा कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि अगर वो दरवाजा हिला के भैरव कवच तोड़ सकती थी तो 200 साल तक अंदर क्यों रही, दूसरे ही दिन बाहर आ जाती? खैर मलिका वही विद्या का कैरेक्टर महल को ठीक करने वाली कंपनी की तरफ से आई होती है। वो सबको यही बताती है और उसको रक्त घाट का इतिहास भी पहले से ही पता होता है और उसकी एंट्री भी बिल्कुल भूत वाली ही दिखाई है। मतलब मलिका ही मंजुलिका है। अगले सीन में मलिका फिर मंजुलिका के जैसा निशाना लगा के मक्की को मारती है। इतना सटीक निशाना तो मंजुलिका का ही हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ यही मंजुलिका है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? वैसे इधर रूहान की वाट लगी पड़ी होती है। कभी उसे डरावने सपने आ रहे हैं, कभी मंजुलिका खुद रेडियो पे धमकी दे रही है, तो कभी पेंटिंग जल रही है और कभी कभी काली बिल्ली भी। हाँ मैं जानता हूँ ये सब हॉरर फिल्मों के जाने माने सीन है, इसलिए अब रूहान भागने की कोशिश करता है पर उसका पार्टनर उसे बोलता है कि कोई इंस्पेक्टर राठौड़ उसे ढूंढ रहा है। नहीं मतलब पार्ट 1 से हटा दिया तो अक्षय इस तरह से एंट्री मारेंगे क्या? वाह बेटे वाह। खैर इसके बाद उसे पता चलता है कि मीरा उसे चुपके प्यार करती है। हाँ हीरोइन का हीरो से प्यार तो होगा ही ना, रीजन कुछ भी दे दो क्या फर्क पड़ता है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तू चुप करना यार, फर्क नहीं पड़ता, इधर पड़ता है भाई। खैर तो रोमांटिक गाने के बाद आता है एक हॉरर सीन, क्योंकि मंजुलिका साक्षात इनके सामने आती है। लेकिन मलिका रूहान का हाथ पकड़ के उसे मंजुलिका के पास ले जाती है और पता चलता है कि वो छोटी पंडितायन थी। दरअसल ये तीनों अपने गांव से यहाँ आए थे और उनके आने से पहले ही ताला टूटा हुआ था, तो वो तब से यही रह रहे हैं। अब तक रूहान के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इन्होंने ही किया था। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मेरे को ये बताओ कि मंजुलिका का हंसमुख मुखौटा तुम्हें कहाँ से मिला? और मलिका तुम्हें कैसे पता कि ये मंजुलिका नहीं बल्कि पंडितायन कर रही थी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मंजुलिका नहीं हो। देखा देखा, मैंने बोला था ना यही है वो। खैर तो अब रूहान सबको फंसाने के लिए मलिका को मंजुलिका बना के उसे भगाने का नाटक करता है, पर वो फिर सच में मंजुलिका की इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि ऐसा लगता है यही मंजुलिका है। लेकिन दरवाजा खुला देख पुरोहित भड़क जाता है और फिर मीरा उसे बताती है, अबे चोमू दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और तू साला हम सबको ऐसे ही कहानी चेप रहा था। लेकिन ये सुनकर पुरोहित एक और दांव फेंकता है। वो कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ मंजुलिका यहीं कहीं है। अबे गंजे, जब इन लोगों ने बताया उसके बाद तुझे महसूस हो रहा है? नहीं, ये तो साला मुझे पहुंचा हुआ बाबा लगता है। अरे बाबा। खैर इधर मलिका को एक और खुफिया कमरा मिलता है, लेकिन टकलू बोलता है इसे मेरे संग्रहालय में इतिहास जानकर आने तक कोई नहीं खोलेगा। पर 1 करोड़ के लालच में रूहान राजा का काट के उस दरवाजे को खोल ही देता है और फिर अंदर से निकलती है काले भयानक कौवे। यार हर बार बीच में कौवे कहाँ से आ जाते हैं? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। खैर कौवों को अगर हम इग्नोर करें तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है और पुरोहित आके बोलता है कि महाराजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी, अंजुलिका और मंजुलिका। अबे इसीलिए क्रिश में डॉक्टर आर्या ने बोला था अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अब हो गया ना कांड। तो कहानी फिर से पास्ट में जंप मारती है। 200 साल पहले मंजुलिका और अंजुलिका की नजर महाराजा की कुर्सी पे होती है। लालची औरत। लेकिन वो कुर्सी मिलती किसे है? देवेंद्र नाथ को। खैर इधर प्रेजेंट में मंदिरा देवी और मलिका आते ही एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेती है और नीचे काले कौवे की बारिश होने लगती है। ये साले CGI वाले काले कौवे फिर से आ गए। पुरोहित फिर से आकर बोलता है कि वो महसूस कर सकता है कि वो बाहर आ गई है। अबे टकले, दरवाजा खुलने के बाद तो हम भी कह सकते हैं कि वो बाहर आ गई है। तो यार ये सब पहले क्यों नहीं महसूस करता? तेरे को कोई नेटवर्क से जुड़ी समस्या है क्या?
खैर मेरी टेंशन बढ़ती ही जा रही है क्योंकि मंदिरा और मलिका में से कौन मंजुलिका है समझ में नहीं आ रहा है। दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी है। अच्छा मुझे प्यास से याद आया कि रोहन का काम होने की वजह से राजा साहब उसे पैसे देकर निकाल देती है। गजब बेइज्जती है और इसीलिए वो उनकी पत्नी सावित्री की आत्मा उसके अंदर आने का नाटक करता है। अब वो सब तो ठीक है लेकिन उसने सावित्री की आवाज कैसे निकाली? लिटरली वो एक औरत की असली आवाज में बात कर रहा है। मतलब पिछले पार्ट का एस्टर एग देने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही लंबा फेंक दिया डायरेक्टर साहब। खैर अगले सीन में साक्षात मंजुलिका की पेंटिंग मिलती है लेकिन मंजुलिका मलिका उस पे पेंट गिरा देती है। इधर दूसरी तरफ रूहान और मामा को मंदिरा भूत बन के डराती है। मैं समझ गया इन दोनों में से भूत कौन है। इसको लेकर डायरेक्टर साहब सस्पेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर तो इधर ओवर कॉन्फिडेंस में राजा जी 800 करोड़ का चेक फाड़ देते हैं और फिर रूहान उन्हें अपनी और भूत की असलियत बताता है। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, महारानी मंदिरा जो खुद भूतिया है उसे महल बेचने चले हैं। बताओ वो इन्हें बोल देती है कि वो सिर्फ दुर्गाष्टमी के दिन ही महल खरीदेगी। लेकिन तभी रईस विक्की खन्ना आके इनके हाथ में गन्ना 1000 करोड़ की डील देके सिंहासन लेके जाता है। लेकिन बीच रास्ते में हंसमुख मुखड़े वाली चुड़ैल उसे बेदर्दी से मार देती है और मीरा को सिंहासन महल में वापस दिखता है। लेकिन उस पे मलिका बैठी होती है। लेकिन इस बार मलिका अपनी औकात दिखा देती है। वो सिंहासन उठा के पार्ट 1 का एस्टर एग देती है जिसे देखकर मीरा की फट जाती है। लेकिन बाहर उसके आने से पहले ही मलिका वहाँ ऑलरेडी बैठी होती है। वही दूसरी तरफ विक्की खन्ना की मौत पे मंदिरा बड़ी खुश होकर जोर जोर से हंसती है। ये हो क्या रहा है? कहीं ये दोनों भी तो मंजुलिका नहीं है? ऐसा डाउट इन दोनों को होता है लेकिन मैं इनकी बातों पे विश्वास नहीं करता। मत मानो लेकिन मलिका ही मंजुलिका है। तो कह रहा हूँ ना, मंदिरा ही मंजुलिका है। अब उसी रात को रोहान को एक डरावना सपना आता है कि ये दोनों मंजुलिका है। साला पूरी फिल्म में हॉरर सिर्फ रोहान के सपने में ही है और उससे भी डर नहीं लगता। लेकिन रोहान की फट जाती है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन नहीं भाग पाता, घूम घूम के वापस आ जाता है। ये काला जादू है, मंत्र किया है किसी ने। पंडितों के साथ भी यही होता है लेकिन छोटा पंडित खाई में गिर जाता है। लगता है साला वापस नहीं आएगा। इधर पुरोहित पवित्र तेल बना के लाता है जिससे मंजुलिका को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन वो है कहाँ? क्योंकि साला अगले सीन में मीरा भी चुड़ैल बन जाती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? उसे ठीक करते ही मलिका और उसे ठीक करते हैं मंदिरा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? लेकिन फिर मलिका को सब याद आ जाता है और वो रूहान के साथ सभी को बताती है कि चूतिया बनाया तुमको। यस, जैसे इस हंसमुख मुकोटे वाली चुड़ैल ने इनको बनाया वैसे ही डायरेक्टर ने हमको बनाया। इनमें से किसी में भी चुड़ैल थी ही नहीं, बल्कि वो तो राजकुमार देवेंद्रनाथ था जिसे जलाया गया था। और यार वो सब तो फिर भी ठीक है लेकिन पुरोहित को कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? कहाँ गई तुम्हारी दिव्य दृष्टि बाबा जी? सो बैक टू द पास्ट जहाँ मंजुलिका और अंजुलिका अपने भाई राजकुमार देवेंद्रनाथ को मारने चाहती है लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये तो वो है, वो तो इसलिए वो चाल बना के उसकी असलियत सबके सामने लाती है। इसलिए महाराज उसे जिंदा जला देती है और उन दोनों को देश निकाला देती है। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? राजा तो चोमू निकला साला, खुद सिंहासन उजाड़ दिया इसने, जबकि ये बड़े ही आसानी से उसे छुपा सकता था या फिर सिर्फ लोगों को ही कहानी सुनाता और बेटे को बचा लेता। लेकिन फिर भूत कौन बनता है? खैर प्रेजेंट में सबको जिंदा जलाने के जोश में डांस करते करते देवेंद्रनाथ अपने ही फेंके तेल पे जाके फंस जाता है। ये भी साला चोमू ही है, जैसा बाप वैसा बेटा। पहले तो ये अपने लालची बहनों की सिंपल सी बातों में आ गए, फिर बाहर आके उन्हें मारने की बजाय फालतू की बकचोदी करता रहा और उसके बाद जब फाइनली उन्हें मारने ही वाला था खुद ही अपने फेंके तेल में फंस गया। बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। लेकिन इसकी दोनों बहनों को एहसास होता है कि उन्होंने पिछले जन्म में इसके साथ बहुत गलत किया था और फिर क्या, हैप्पी एंडिंग। अगर यही ऐसा 200 साल पहले होता तो कहानी आगे बढ़ती ही नहीं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? तो ये था मूवीज माइक ड्रॉप का दूसरा एपिसोड। इस सीरीज में तुम और किस मूवी को देखना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। डेविल को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय।